यू कैन से क्राउड में हम भी भाग लिया, लेकिन उसमें पास हो गया। तो हम लोग कालीकट मेडिकल कॉलेज का एग्जैक्टली इमरजेंसी सेक्शन एक्चुअली में जो जाकर मिला। इमरजेंसी डिपार्टमेंट था यानी इमरजेंसी में पेशेंट की जगह जो है एक डॉक्टर को देखने पहुंच गया। पहुंच गया तो हमने जेएनयू पहुंच गया। जेएनयू में पहुंचने के बाद ही सिविल सर्विस की बात आया। 50 से ज़्यादा, लगभग 60 विलेजेस में जीरो पोलिंग हुआ था। वो वहाँ पे जो बेकरी जो होता है, उस बेकरी में मैनुअल लेबर करता था। तो उधर मीडिया में बहुत बड़ा न्यूज़ था, तो सब पेपर में आया था। इसका बैकग्राउंड ये वाला के चलते सब पूरा एक न्यूज़ आया था। तो कि हम लोग देखा भी नहीं था, कोई आईएएस को ज़िंदगी में देखा भी नहीं था। परिवार में या मेरे लाइफ में या मेरे इवन गाँव में ऐसा कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा या सरकारी बड़ा कोई ऐसा कोई आदमी हम ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। बहुत स्ट्रेन करके मेरा एमबीबीएस ये हम लिया। 5 साल तो पढ़ना इतना ईजी नहीं था, तो उसके बाद हम घर में नहीं बैठेंगे आप। गरीबी एक मेन फैक्टर है, क्योंकि हमारा भी फैमिली जो कर्षक फैमिली है, फादर किसान था। तैयारी किया नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में था अगले साल सीरियसली तैयारी करेंगे, इस बार एक टेस्ट दोष हो जाएगा, लेकिन उसी में प्रीलिम्स पास हो गया। मेरे पहले वाला जो आईएएस था 1969 बैच, 69। उसके बाद 2003 में हम, तो उसके चलते काफ़ी तो इतना साक्षरता दर है, फिर भी पढ़ाई में वहाँ लेकिन पर- अधिकतर लोग डॉक्टर इंजीनियरिंग में जाता था। सिविल सर्विस की तरफ केरला का लोग का रुचि थोड़ा कम रहा। नहीं चाय है। के अलावा कुछ नहीं बना पाता है। तो चाय पिलाए हैं कभी? नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफर जिंदगी का। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच होंगे 2003 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अबू बकर सिद्दीकी जी। अबू बकर सिद्दीकी जी केरल से आते हैं। ये वो इलाका है जो पीटी उषा के नाम से जाना जाता है, अंजू बॉबी जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। उस इलाके से कैसे आईएएस बने, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इन सभी पर बातचीत करेंगे। हम सीधे जुड़ेंगे अबू बकर सिद्दीकी जी से। अबू बकर साहब, जन्म से बताइए, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? नमस्कार, सर्वप्रथम आपको धन्यवाद इस तरह का एक मौका देने में, और नक्षत्र टीवी का सभी दर्शकों को मेरे ओर से जोहार, शुभकामनाएं। देखिए, जैसा आपने बताया, हम केरल से आ रहा है। केरल में मलप्पुरम एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसी मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में गांव में मेरा पैदाइश हुआ, और पढ़ाई भी जो बेसिक एजुकेशन केरला का जो सरकारी स्कूल में ही हुआ, हाई स्कूल तक। फिर +2 उस ज़माने में प्री डिग्री कहा जाता था, वो कॉलेज में ही होता था केरला में। तो केरला में एक फारूक कॉलेज है कालीकट में, वहीं पे मेरा प्री डिग्री और डिग्री पढ़ाई हुआ। और उसी बीच में लगा हमको पढ़ाई में कितना सक्सेस होंगे नहीं होंगे, थोड़ा सा परेशानी था उस ज़माने में। तो उसमें टीटीसी करके टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी हमने किया गया, ताकि एक नौकरी जल्दी मिल जाए। उसके बाद पुनः पोस्ट ग्रेजुएशन में आया, उसके बाद बेंगलुरु में जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद जेएनयू दिल्ली में जाकर एमफिल किया। उसी दरमियान सिविल सर्विस में आने का मौका मिला, प्रयास किया, मिल गया। बचपन की जो पढ़ाई की शुरुआत हुई, जैसा आपने कहा कि सरकारी स्कूल से पढ़ाई, क्या जब उस स्कूल में थे ये सोचा था कि हम कहाँ तक जा पाएंगे? पहला पायदान जो था वो क्या था? क्या लग रहा था कि वहां से हम कहाँ तक जाएंगे? देखिए, पढ़ाई में तो अच्छा ज़रूर थे, लेकिन उस ज़माने में सरकारी स्कूल में मलयालम मीडियम स्टूडेंट थे। तो मेरा परिवार में या मेरे लाइफ में या मेरे इवन गाँव में ऐसा कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा या सरकारी बड़ा कोई ऐसा कोई आदमी हम ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। इसलिए सिविल सर्विस की सब सोच कभी रहा नहीं। हमारा इलाका में अधिकतर लोग जैसा मैट्रिक पास होते हैं, इवन मैट्रिक ड्रॉप आउट्स भी सीधा सऊदी अरेबिया में चले जाता है, गल्फ़ में चला जाता है। जी। तो हम लोग का जो टीनेज में आज सबका ड्रीम गल्फ़ रहता है। अच्छा। तो हम लोग +2 तक ये सब सोच ही नहीं था, कि मेरा भाई लोग भी हाई स्कूल ड्रॉप आउट था, वो लोग भी गल्फ़ चला गया था। तो अच्छा, हमारा हाई भी स्कूल ड्रॉप आउट थे? ड्रॉप आउट्स घर थे। में कितने, फैमिली में कितने मेंबर? हम लोग टोटल 7 मेंबर्स है, 2 भाई मेरे ऊपर में है, 1 भाई नीचे है, और 3 सिस्टर्स हैं। 3 सिस्टर्स हैं। और तो उसमें फर्स्ट हाई स्कूल हम ही है, दोनों भाई तो हाई स्कूल के पहले ही ड्रॉप आउट हो चुका था। तो इसलिए वो लोग सऊदी चला गया था गल्फ़ में। तो हमारा भी जनरली सबका ड्रीम यही होता था गल्फ़ में ही चल जाए। लेकिन मुझे वो लोग गल्फ़ में जाने के फ़ायदा ही हुआ, हमारा पढ़ाई में वो लोग इन्वेस्ट किया, तो पढ़ाई में वो लोग भी प्रोत्साहित अच्छा, करते गल्फ रहा। जो जाने की प्रक्रिया, मान लीजिए केरल में आप बता रहे हैं जिस इलाके से लोग आते हैं, तो क्या गरीबी एक मेन फैक्टर्स है? गरीबी एक मेन फैक्टर है, क्योंकि हमारा भी फैमिली जो कर्षक फैमिली है, फादर किसान था। तो मेरा फादर भी बीच में सऊदी में था, 4-5 साल वो भी सऊदी में रहा। जब हम क्लास 4 में था, मेरा पिताजी सऊदी अरब में नौकरी की तलाश वो में क्या चला गया। करते थे सऊदी अरबिया में जाके? वो क्या वो करते वहाँ पे जो बेकरी जो होता है, उस बेकरी में मैनुअल लेबर करता था।
अच्छा, लेबर का काम करते लेबर थे? का काम करता था। तो वो चला गया, फिर हम जब हम क्लास 4 में तो चला गया, जब हम क्लास 10th में 9th में तो वो वापस आया, लगातार 5-6 साल रह गया, वो वहीं रहे, वही रहा, बेकरी में काम करते थे, किसी तरीके से घर चलता था, घर चलता यही था, व्यवस्था यही थी। व्यवस्था थी। तो ये व्यवस्था थी, फिर भाई लोग गए, तो क्या आपको भी एक प्रयास होगा लोगों का कि भाई आप भी वहाँ जाएं, या हाई स्कूल करने के बाद ये लगा कि नहीं पढ़ाई आगे करो, ये मैं शुरू में ये सोचता, लेकिन जो मेरा जो एक भाई था, हम्म। जो मेरा जस्ट ऊपर है, हम्म। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन वो भी ड्रॉप करके वो भी चला गया। लेकिन वो हमको चिट्ठी लिखते रहता था, गल्फ के प्रति मत सोचना, यहाँ लाइफ बहुत टफ है। वो लोग भी बेकरी में ही काम करता था, लेकिन मेरा नसीब अभी सोचेगा तो अच्छा ही रहा। नसीब ये था, जैसा हम लोग टीटीसी पूरा किया, उस समय में केरला में तो हर 5 इयर्स में टीचिंग का नियुक्ति होते रहता है। तो हम जिस साल हम लोग टीटीसी एग्ज़ाम पास हो रहा था, वो रिजल्ट आने के पहले ही एग्ज़ाम हो गया। तो हम लोग को उसमें लिखने का बैठने का मौका नहीं मिला, हम लोग रिजल्ट आउट नहीं था। तो दैट मीन्स हमको अगले 5 साल इंतज़ार करना था। तब सोचे अभी क्या करूँ, कोई प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन पढ़ा दे, कुछ करे। तो मेरा कुछ टीचर लोग वो लोग गाइड किया, नहीं ऐसा मत करो, आप पुनः ग्रेजुएशन में ज्वाइन करो। तो उस टीचर्स का प्रोत्साहन से हमने पुनः ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। तो फिर सफ़र का जर्नी अलग रूट ले लिया। ग्रेजुएशन आपने कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद फिर क्या सोचा आपने, क्या प्लानिंग हुई? नहीं, इवन ग्रेजुएशन के समय में भी मेरा यूपीएससी दिमाग में नहीं था। अच्छा। क्योंकि हमारा सोच उतना उस ज़माने में शायद ऊपर डेवलप नहीं ऊपर था। नहीं था, हाँ। तो कि हम लोग देखा भी नहीं था, कोई आईएएस को ज़िंदगी में देखा भी नहीं था। तो मेरा एक दा पढ़ाई में अच्छा करता था, एमए भी अच्छा किया, बीए भी अच्छा किया। बीए में यूनिवर्सिटी का भी 4th रैंक मुझे मिला था। तो उसके बाद बेंगलुरु में एमए को आया, तो एमए यहाँ का यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में भी हमको फर्स्ट रैंक मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा था हम पढ़ने में ठीक है, हम पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा जो टीचर लोग था, स्पेशली मेरा डिग्री कॉलेज का एक टीचर था, बहुत हमको गाइड करता था, वहाँ का डिपार्टमेंट हेड हाफिज़ मोहम्मद उसका नाम है। उन्होंने मुझे गाइड किया, आप अच्छा पढ़ाई करो, जो स्कूल टीचिंग मत सोचो, आप यदि पढ़ाई करेगा तो कम से कम आप एक कॉलेज टीचर बन सकते तो हैं। ये मतलब कब पीजी में जब आए तब? कि हमने बीए में पढ़ाई छोड़ने का भी एक पेशकश हुआ था। क्यों? क्योंकि अपने बीए जो सेकेंड ईयर था, उस समय हमको केरला में होता है जो टेम्पररी वैकेंसीज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू भरते हैं। अच्छा। तो उसमें मुझे टीचिंग का एक मौका मिला था, स्कूल के टीचर के रूप में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से ऐसे टीचर नियुक्ति पत्र मिला था। तो उसमें आपको 10 महीने का नौकरी मिलेगा, उसके बाद आप आउट हो जाएंगे। तो एक चर्चा हुआ, हम बीए पढ़ रहे हैं, बीए तो आप प्राइवेटली भी कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें 10 महीने का नौकरी में ज्वाइन करें। उस समय उस टीचर ने हमको लिटरली मना किया, आप में अच्छा पोटेंशियल है, आप आगे पढ़ो, अब इसमें गया तो पढ़ाई छूट जाएगा, प्राइवेट होगा नहीं फिर। इसलिए उन्होंने बोला आप पढ़ाई करो, क्योंकि स्कूल टीचर से ऊपर सोचो, आप कम से कम कॉलेज टीचर बनेंगे, अब उसमें पोटेंशियल है। तो उन्होंने गाइड किया, फिर वहाँ से बेंगलुरु के लिए एमए के लिए गया। बेंगलुरु में पढ़ते समय वहाँ के डिपार्टमेंट हेड था जी शिवरामकृष्णन है, प्रोफेसर जी शिवरामकृष्णन। वो भी बहुत मुझे शायद अच्छा समझा, उन्होंने भी हमको समझाया आप जेएनयू चले जाओ, जेएनयू में एकेडमिक अच्छा पोटेंशियल है, आप एकेडमिक में पीएचडी है, ये सब करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने जेएनयू पहुँच गया। जेएनयू में पहुँचने के बाद ही सिविल सर्विस की बात आया। मैंने जब जेएनयू गए थे तो जेएनयू को वहाँ गढ़ देख रहा माना था जाता मेरा है। जो सारा एमए का जो एमफिल का जो फ्रेंड्स था, वो लोग सिविल सर्विस परीक्षा लिख रहा था। जिस साल हम ज्वाइन किए उसी साल 2 फ्रेंड्स मेरा क्वालिफाई भी किया। तो हमको लगा जब वो कर सकते तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। तो एक फीलिंग आया। तो उस कैंपस काफ़ी अहम रोल रहा, क्योंकि कई लोग पास करते हुए हम लोग देख रहे हैं, आपका फ्रेंड्स जो आपके साथ आपके जैसा ही है वैसा लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। तो मुझे लगा नहीं, हमको भी एक अटेम्प्ट लेना चाहिए। तो पहले उसी स्कॉलरशिप पहले मिला, जेएनयू में आने का मोटिवेशन वो रहा। वो लोग बोला आप दिल्ली जा रहा तो अब सारा फाइनेंशियल खर्च हम लोग करेंगे। वो एक मलयाली ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने दिया। तो उसके चलते जेएनयू का प्रयास किया, तो जेएनयू एडमिशन हो गया। जेएनयू में पहुँचते ही एफर्ट किया तो जेआरएफ नेट पास हुआ, तो जेआरएफ फेलोशिप मिलना शुरू किया। तो फाइनेंशियल कोचिंग इस दौरान यूपीएससी का जब दिमाग में आया तो कोई कोचिंग नहीं, उसमें देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कोई कोचिंग नहीं किया, क्योंकि हम एमफिल स्टूडेंट भी था जेएनयू में, फ्रेंड्स के साथ मिलकर पढ़ रहा था। लेकिन हम फर्स्ट टाइम जो प्रीलिम्स जो अपीयर हुआ, उस समय मेरा एक टेस्ट डोज के रूप में अपीयर हो रहा था। बहुत सीरियस नहीं था। अच्छा। हम सोचा ही नहीं था क्वालिफाई करेंगे। अच्छा। तो हमने ऐसा ही यू कैन से क्राउड में हम भी भाग लिया, लेकिन उसमें पास हो गया। तो हमको तैयारी का टाइम बहुत कम था। तो हम तो उस समय केरला में भी था। उस समय मेरा एक एमफिल पेपर प्रेजेंटेशन का एक चल रहा था, पब्लिश करने का। तो उसकी तैयारी में हम केरला में था, तो हम रिजल्ट तक नहीं देखा था।
तो किसी ने हमको खबर किया, नहीं भैया पास किया है। तो हम देखा अभी मेंस के लिए केवल 2-2.5 महीने ही बचा है। हम तैयारी किया नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में था अगले साल सीरियसली तैयारी करेंगे, इस बार एक टेस्ट डोस हो जाए, लेकिन उसी में प्रीलिम्स पास हो गया। तो फिर वो 2 महीने हमने दिल्ली में एक प्राइवेट वाजीराम करके है, उसमें 2 महीने का क्रैश कोर्स किया, केवल जनरल स्टडीज के लिए, सब्जेक्ट के लिए नहीं। जनरल स्टडीज का क्रैश कोर्स 2 महीने का किया, वही एक ट्रेनिंग लिया। तो ये आपका जो अटेम्प्ट था, किस अटेम्प्ट में आपका निकला? वो ये सीरियस जो अपियर हुआ वो फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके पहले एमए में भी एक बार अप्लाई किया था, लेकिन अपियर हुआ नहीं। अपेयर नहीं हुआ। तो अपियर हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, फर्स्ट में ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पास हुआ, मेंस प्रीलिम्स, सब मेंस, कुछ हुआ, इंटरव्यू सारा चीज पहले सारा attempt चीज में। हो गया। अच्छा, जब आप आईएएस बने, पहला खबर किसको आपने दिया परिवार में? बेसिकली टेलीफोन करके मेरे घर में ही फादर मदर को ही पहले खबर किया, हालांकि उन लोगों को पता ही नहीं था हम तैयारी कर रहा है। अच्छा, उनको जानकारी भी नहीं था। लास्ट मोमेंट में हाँ, तक, हाँ। मतलब ये मेंस पास होने तक उनको पता नहीं था। मेंस के बाद जो इंटरव्यू जाने का मौका जो आया, तो हमने उनका ब्लेसिंग के लिए उनको खबर किया, इस तरह एक चीज हो रहा है, तो आपका प्रार्थना मुझे चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। ताकि हम सोचा, क्योंकि मेरा परिवार तो बहुत ऑर्डिनरी परिवार है, तो यदि हम उनको पहले ही हम आईएएस की तैयारी कर रहे बोलेगा तो ये थोड़ा ओवरलोड हो सकता है मेरे ऊपर। वो एक्सपेक्ट करेगा बंदा पास ही हो जाएगा। अच्छा, मसूरी में फिर ट्रेनिंग लेने चले गए। मसूरी का कैसा परिवेश रहा? शादी पहले हुई थी या बाद में? नहीं, आईएएस पास होने के बाद ही हुआ। आईएएस पास होने के बाद, चलिए तब तो ठीक है। तो मसूरी में कोई पसंद आई? नहीं, मसूरी से कोई पसंद नहीं हुआ। कोई भी नहीं? नहीं। मैंने वहाँ ऐसा नहीं लगा कि भाई नहीं, ऐसा कोई एफर्ट लिया भी नहीं, ऐसा कोई छुआ भी नहीं। आपने नहीं लिया, किसी और ने भी नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। तो जब आप मसूरी से अब जब यूपीएससी का तैयारी, तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहा? इनफैक्ट तो मसूरी जाते समय मेरा बहुत टेंशन था, क्योंकि हम लोग बहुत ऑर्डिनरी गाँव से आया हुआ था, तो कोई बहुत मॉडर्न लाइफ के बारे में एक्सपोज नहीं था। मसूरी में दिक्कत नहीं हुआ? बतौर डीसी कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही? पहली पोस्टिंग कहाँ हुई, उसके बाद कहाँ? बेसिकली हम झारखंड जो कैडर अलॉट हुआ, झारखंड में जब आया, फर्स्ट पोस्टिंग ऐसे सब कलेक्टर दुमका ही था, और कलेक्टर में मेरा फर्स्ट पोस्टिंग गोड्डा रहा। अच्छा, गोड्डा में 1 साल रहा। उसके बाद चतरा, सिमडेगा एंड चाईबासा एज ए डीसी। अच्छा, एज ए डीसी वहाँ रहे। अच्छा, जब आप एज ए डीसी रहे, तो आपको क्या वहाँ पर बतौर डीसी अगर हम बात करें, तो सबसे मजा कहाँ आया? और कोई ऐसा काम दो जो कि लगे कि नहीं, आपने अपने जीवन का सबसे बेहतर काम किया? देखिए, कंसिडरेबल पीरियड हमने डीसी के रूप में रहा सिमडेगा एंड चाईबासा में। देखिए, मेरे हिसाब से हमने मेरा जो भी संभव हो प्रयास किया लोगों के बीच पहुंचने का। एक हमने दोनों जिला में रेगुलर जनता दरबार गांव में, सुदूर गांव में जाकर करता था। चाईबासा तो नक्सल प्रभावित था। चाईबासा में भी, सिमडेगा में भी नक्सल प्रभावित था उस जमाने में। तो हमने हर महीना एक सुदूर गांव में जाता था, वहाँ पे जो जनता दरबार करता था, तो उससे गाँव के लोगों को काफ़ी सर्विसेज डायरेक्ट मिल जाता था। उसमें इवन नक्सल इलाका में भी हम लोग गया है, कभी नक्सल से भी कुछ इश्यूज रहा है, लेकिन फिर भी बहुत इश्यू नहीं रहा। और दूसरा से डीसी हम लोग कुछ ऐसा भी काम करने का प्रयास किया, जो फॉर एग्जांपल चाईबासा में हम लोग इलेक्शन में काफ़ी मेहनत किया। इलेक्शन में लगभग मेरे पहले वाला इलेक्शन में 50 से ज़्यादा, लगभग 60 विलेजेस में 0 पोलिंग हुआ था। तो हमारा हम लोग एक टारगेट लिया था, नहीं 0 पोलिंग नहीं हो, इसे लोगों के बीच में जाए, अच्छा से समझा दे। तो पूरा सरंडा इलाका में नक्सल थ्रेट के चलते लोग इलेक्शन बॉयकॉट करता था, तो वहाँ हम लोग गया, एसपी के साथ लोगों को समझाया, अच्छा वोटिंग हुआ। और एक इंटरेस्टिंग बात यह था, चाईबासा में वो सरंडा इलाका में 7 विलेजेस ऐसा था जो कभी ज़िंदगी में वोट ही नहीं किया, क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में था ही नहीं। अच्छा, वो कभी मेन स्ट्रीम में कभी आया ही नहीं था। उसको हम लोग चिन्हित किया, मतलब डिस्कवर्ड किया इन वे, उसको डिस्कवर करके वोटर लिस्ट में आया। बाद में उसको लैंड रिकॉर्ड्स, आधार कार्ड सब कुछ बनाया। वो सब के चलते हमको नेशनल जो इलेक्शन से अवार्ड भी मिला। बतौर सेक्रेटरी अगर हम बात करें, तो वो कहाँ कहाँ आपने? अभी देखिए, हम तो चाईबासा से डीसीशिप के बाद माइंस कमिश्नर के रूप में माइंस में आया, उसके बाद वहीं पे प्रमोट होकर सेक्रेटरी बना। तो माइंस का भी बहुत चैलेंजिंग टाइम रहा, लेकिन फिर भी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल ठीक ठाक चला। और हम लोग जो राज्य में जो भी मेजर मिनरल का ऑक्शन जो हुआ, वो हमारे समय में शुरुआत हुआ। 8-10 ब्लॉक जो ऑक्शन हुआ, मेरा ही समय पे मेनली खेल ऑक्शन में हुआ। क्या रुचि थी? उसके बाद सेक्रेटरी एग्रीकल्चर में आया। खेल में तो देखिए, स्कूल टाइम में मेरा फेवरेट खेल फुटबॉल था, लेकिन जो सिविल सर्विस में आने के बाद मुझे लगा है फुटबॉल के लेकर हमको आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि फुटबॉल में आपको ऑलवेज एक ग्रुप चाहिए। तो मसूरी से हमने पिकअप किया बैडमिंटन। अच्छा, तो वो अभी तक चल रहा है, अभी भी बैडमिंटन हम लोग खेलते हैं। अच्छा, परिवार में जो है लोगों का आना जाना लगा रहता होगा। केरल की अगर हम बात करें पर्टिकुलर, केरल और झारखंड दोनों की तुलना, चूंकि साक्षरता दर में अगर आप देखें तो केरल काफ़ी आगे है,
ठीक है, कहाँ देखते हैं? देखिए केरल जितना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस है, वो हेल्थ इंडिकेटर्स हो या एजुकेशनल इंडिकेटर्स हो या पर कैपिटा इनकम हो या बहुत ओवरऑल डेवलपमेंट की बात बोलेगा तो केरला मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट से आगे बढ़ा है। तो झारखंड की तुलना में भी बहुत आगे है ही। तो लेकिन झारखंड भी काफ़ी चीज़ें पिकअप हुआ है। ऐसा नहीं, हम लोग जब 20 साल पहले जो झारखंड देखा था, आज का झारखंड में काफ़ी अंतर आया है, काफ़ी चीज़ें बदला है। आप एक जानकारी मिलती है कि आप जो है जो आईएएस का तैयारी करने लगते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को काफ़ी मदद करते हैं। उसके पीछे क्या यही है कि उसका पीछे कारण यही था कि हम तो बोला मेरा जो जर्नी रहा, हमको भी पढ़ाई में कई लोग सपोर्ट किया। मेरा टीचर्स हो, कुछ फ्रेंड्स हो, मोटिवेशन के रूप में या गाइडेंस के रूप में कई लोग किया। तो हमको भी लगा जो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है, जो लोग प्रयास करते उसको सपोर्ट करें। तो हर ईयर हमने जो भी लोग बच्चे लोग तैयारी करते हैं, कई लोग केरला से मुझे सब मतलब कनेक्ट करते हैं, उनको हम सपोर्ट करते थे। एंड ऑल्सो एक कारण ये भी रहा, मेरा जो जिला है मलप्पुरम, वो मुस्लिम डोमिनेंट जिला है। अच्छा, केरला की तुलना में वो उस ज़माने में थोड़ा बैकवर्ड जिला माना जाता था। तो मलप्पुरम जिला से आईएएस में हम सेकंड पर्सन है। अच्छा, मेरे पहले वाला जो आईएएस था 1969 बैच का था। 69। उसके बाद 2003 में हम रहा। तो उसके चलते काफ़ी तो इतना साक्षरता दर है फिर भी पढ़ाई में हाँ, वहाँ लेकिन पर अधिकतर लोग डॉक्टर इंजीनियरिंग में जाता था। सिविल सर्विस की तरफ केरला का लोग का रुचि थोड़ा कम रहा था। तो हमारा जो बैच आया उसमें 8 लोग केरला से क्वालिफाई किया आईएएस में। एंड मेरे ज़िला से हम सेकंड हुआ। दैट टू हमारा कम्युनिटी को मापला बोलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में। अच्छा, तो मापला भी बैकवर्ड कम्युनिटी माना जाता है। अच्छा, तो मापला से भी हम पहले मुस्लिम था मलप्पुरम से, पहला नहीं सेकंड वाला था मलप्पुरम से, जिसके चलते काफ़ी काइंड ऑफ लोगों के बीच में काफ़ी रुझान आया। तो उसके चलते भी काफ़ी लोगों के उसके बाद बीच में रिजल्ट होते गए फिर लगता होते है। गया। उसके बाद हम लोग भी तब से कई बच्चों से मेरा इंटरेक्शन आज भी चलते रहता है। जब भी केरला जाता है कई स्कूल कॉलेजेस में इंटरेक्शन होते रहता है। वो सबका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। आपने सुना, मैंने अभी अबू बकर सिद्दीकी साहब से बात किया, कैसे एक बच्चा जो कभी सोच नहीं पा रहा था कि भाई मुझे आईएएस बनना है, लेकिन एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा दौर आया कि यूपीएससी क्वालिफाई किया और वो भी पहले प्रयास में, जिसमें इन्होंने फुल फ्लेजेड एग्जाम दिया। आज इस कार्यक्रम में आपने सुना अबू बकर सिद्दीकी जी को, अब सुनेंगे डॉक्टर जेसिना जी को, जो अबू बकर जी की पत्नी है, और ये मुझे बताएंगी कि अबू बकर जी का व्यवहार घर के अंदर कैसा रहता है। शांत स्वभाव के जाने जाने वाले आईएएस घर में कैसे रहते हैं, ये समझते हैं। घर में कैसा व्यवहार है? जैसे आप लोग देख रहे हो वैसे ही वो घर में ही भी है। वो मतलब एकदम काम है, एकदम क्वाइट है। मतलब गुस्सा तो बहुत कम होता है, यही मतलब। लेकिन अगर गुस्सा हो गया तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हमको लग रहा है बहुत ओकेशनली वो गुस्सा होता है। मतलब हम ऐसा नहीं देखे कि वो एक लिमिट से ज़्यादा वो किसी से, इवन स्टाफ से हो या हम लोग से हो, बच्चों से हो, एकदम मतलब कामली सब कुछ डील करते हैं। वो सही है। शादी जो हुआ आप लोगों का, हम्म। कब हुआ? शादी तो हम लोग का एक्चुअली हम लोग का 2004 में निकाह हुआ था। जो हम लोग का मेन तो वही होता है, लेकिन उस समय उसका तो एक ही हफ्ते का छुट्टी था। तो सोशल फंक्शन करके हम लोग का 2005 में हुआ था, अप्रैल में। 2005 हाँ में। हाँ हाँ। अच्छा, जब शादी हुई तो आपके पेरेंट्स क्या करते? एक्चुअली मेरा लव मैरिज है क्या? नहीं नहीं नहीं, एकदम एकदम लव नहीं है। पूरा पक्का अरेंज्ड ही है। मेरा पापा गवर्नमेंट सर्विस में इंजीनियर था। मेरी मम्मी हाउसवाइफ ही थे। हम लोग 4 बच्चे लोग हैं। और हम इंटर्नशिप कर रहे हैं। मेरा एमबीबीएस फाइनल ईयर होने के बाद इंटर्नशिप शुरू ही हुआ था। उसी समय इसका प्रपोजल आया था। तो मैंने देखने गए थे। वो मेडिकल कॉलेज में ही गया था। अच्छा, देखने के लिए मेडिकल कॉलेज गए थे। देखने के लिए कहाँ गए थे? मेडिकल कॉलेज में, कालीकट मेडिकल कॉलेज में। कालीकट मेडिकल कॉलेज में। एक्चुअली वो एक बड़ा स्टोरी है। हाँ। ये मेरे मम्मा पापा बोला एक प्रपोजल आया है, आपको देखने आएंगे। लेकिन वो वाला सिस्टम में हमको उतना अच्छा नहीं लगता। हम बोले उसे देखने वाला ऐसा आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। अगर देखना है तो जहाँ हम काम कर रहे उधर ही आने बोलिएगा। काहे, मतलब आप देखने के लिए काहे जाना चाह रहे थे? नहीं बेसिकली क्या था ना, वो इन लोग का फैमिली से जो एक फंक्शन करके लड़की देखने वाला फंक्शन में मना कर रहा था। तो हमारे पास टाइम भी कम था। तो हम भी सोचा नेचुरल सेटिंग में जैसा वो काम कर रहा है वहीं पे चले जाकर वहीं से मिल जाते। तो हम लोग कालीकट मेडिकल कॉलेज का एग्जैक्टली इमरजेंसी सेक्शन एक्चुअली में जो जाकर मिला इमरजेंसी है। डिपार्टमेंट था, इमरजेंसी में पेशेंट की जगह जो है एक डॉक्टर को देखने पहुंच गया। पहुंच गया।
तो वहीं पे खड़ा खड़ा होकर बात किया, मिला, वो भी देखा। मेरा सही। पूरा एक्चुअली वो एक लड़का लड़की देखने वाला जैसा फंक्शन नहीं था। हम कुछ ड्यूटी कर रहे थे मेरा वो वार्ड में, मेडिकल अटेयर में ही था, वो जो एप्रन भी पहना डॉक्टर का जो था। एप्रन पहना हुआ था उसी में ही देखा। तो वो आ गया, फोन किया, मेरा टीचर इससे जानते थे, तो टीचर मेरे साथ ही था, वो सर्जरी वाला सर था, तो बोले नीचे आए हैं वो। तो हम जैसे वो अटर में एप्रन पहन के हम काम कर रहे थे, कुछ ड्रेसिंग कर रहे थे, उसी अटर में हम नीचे आ गए इमरजेंसी डिपार्टमेंट। अच्छा, तो ये तो आपको लगता होगा ना कि भाई एक आईएएस देखने के लिए आया है, तो ये तो मन में एक सुकून होगा कि अब पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे ये। नहीं एक्चुअली हम तो एकदम कूल था, पता नहीं क्यों था एक्चुअली। मेरे मम्मा पापा मतलब इसके बारे में बहुत सुने थे। अच्छा। ये जब आईएएस बने था तो उसका प्रीवियस ईयर में शायद हुआ था, तो उधर मीडिया में बहुत बड़ा न्यूज़ था। अच्छा। तो सब पेपर में आया था, इसका बैकग्राउंड ये वाला के चलते सब पूरा एक न्यूज़ आया था। तो उसी टाइम मेरे मम्मा पापा, मेरे पापा तो बहुत मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं ऐसे वालों को बहुत ये करता, रेस्पेक्ट करते हैं। तो जब न्यूज़ आया तो मेरी मम्मी को दिखा रहे, देखो देखो ये लड़का तो आईएएस बन गया, ऐसा वाला मतलब इतना बड़ा हो जाता है। तो प्रपोजल आ गया तो एक्चुअली एक्साइटेड मेरे पेरेंट्स थे हमसे ज्यादा। ये एक्साइटेड नहीं थे, अब लेकिन एक्साइटेड हैं। तो उस समय इनको लगता था ये सही, इसमें शादी होगा नहीं होगा, बेकार देखने के लिए आया डॉक्टर होगा। जो होते हैं अमूमन ये खोजते हैं कि भाई डॉक्टर वही हैं? सही में वही था कि मेरे मन में तो वही था। और एक्चुअली हम लोग के केरला में आईएएस का उतना क्रेज हम लोग उतना सुने नहीं थे। जो अच्छा पढ़ते हैं वो उसके बाद वो डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, तो मेरे मन में भी वही था, तो एक डॉक्टर से शादी करे। लेकिन प्रपोजल आ गया तो मेरे मम्मा पापा बोले आ गया तो आप देखने। जब मैं ऐसा ही नॉर्मली गए, जो होगा या नहीं होगा मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हो आपने जब देखा तो कुछ एक आध शब्द कुछ बोला या? हाँ, जरूर बात किया, हम लोग बहुत बात बात किया। हमने किए। उस समय भी बोला, देखो आईएएस मतलब ऐसा बहुत कलरफुल मत सोचना, क्योंकि झारखंड जैसा स्टेट में हमको जाना है, वहाँ पे बहुत ग्रामीण इलाका में काम करना होगा। तो यू में आपका उस तरह का फैसिलिटी या उस तरह का ग्लैमरस लाइफ होना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप ग्लैमरस लाइफ सोचकर मत आइएगा। वो पूरा ये सब नेगेटिव ही हमने बोले नेगेटिव बोला है, अच्छा, पहले इन्होंने से पूरा बोला। नेगेटिव कहा। क्योंकि वो शायद दुमका में उस समय वो ट्रेनी अच्छा, था, ट्रेनी था तो उसमें। उसको लगा कि हम इतना पावर वाला चीज बोले या तो हमको तो उतना अच्छा, तो वो पूरा ही मतलब एकदम नेगेटिव जैसा बोला। और हम सिर्फ एक ही बात उनसे बोले, जो भी हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको तो नौकरी करना है, जॉब करना है। मेरा 5 साल हम बहुत स्ट्रेन करके मेरा एमबीबीएस ये हम लिया। 5 साल तो पढ़ना इतना ईजी नहीं था। तो उसके बाद हम घर में नहीं बैठेंगे, आप कहीं पे भी हो कैसे भी हो, हमको तो तो नौकरी आपने करनी। सहमति जता दी कि भाई आप वो क्योंकि प्रॉमिस नौकरी दिया और आज तक, इसलिए आई एम थैंकफुल टू हिम। अभी तक आज तक वो प्रॉमिस वो निभाए है। जहाँ भी वो पोस्टेड हो, कहीं पे भी हम गए, मेरे नौकरी में हमेशा वो सपोर्टिव रहे। वो ऐसा शिक्षा का रिस्पेक्ट भी देना चाहिए। कोई आदमी इतना मेहनत करके डॉक्टर बना, वो घर बैठा कर रखना भी नहीं चाहिए। वो देश के लिए भी एक वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस है। चलिए, अब तो खैर डॉक्टर नहीं मिले, आईएएस मिल गया आपको, ठीक है। अब ये बताइए कि घर में कुछ काम खाना उना कुछ कभी शौक कि हम ये खाना बना दें या कुछ इस टाइप का शौक इनका? उसका तो फूड में एकदम मेरा जस्ट ऑपोजिट है। हम बहुत फूडी है, लेकिन इसका फूड में कोई शौक नहीं। लेकिन कभी कभी ये बोलते हैं, जो हम बिरयानी बनाते हैं, जब हम लोग का केरला वाला मलबार बिरयानी, वो स्पेसिफिकली बोलते हैं मलबार बिरयानी बनाओ। ऐसा एक दो चीज अपने से कुछ नहीं बनाते हैं? अपने से बनाते कुछ नहीं है। अरे तो आप बोलिएगा तब ना कि भाई कोई चीज बना के खिलाइए। नहीं, वो फूड का क्यों शौकीन नहीं भी नहीं है। बनाते वो हैं? तो वो बनाना आता ही नहीं है। उसको उतना आता नहीं चाय है। के अलावा कुछ नहीं बना पाता है। तो अच्छा, चाय पिलाए हैं कभी? ये हाँ, बताइए। चाय एक बार एक आध पिलाए, बार एक दो बनाया। बार चाय पिलाए एक है, आध बार जब हाँ पिलाए है, वो सब है, लेकिन उतना खाना तो नहीं बना। बच्चे कितने हैं? उन लोगों को कैसे मैनेज करती हैं? आप डॉक्टर हैं, ये आईएएस हैं, ठीक है, दोनों बच्चे का हम लोग का 3 है। बड़ा बेटा 13 इयर्स का है, 8th स्टैंडर्ड में डीपीएस में पढ़ रहे, और छोटे हम लोग का ट्विंस ही है, बेटा बेटी है, वो लोग भी 1st स्टैंडर्ड में डीपीएस में पढ़ रहे। तो आपको पता होगा आईएएस और डॉक्टर दोनों थोड़ा बिजी लाइफ है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि मेरा ड्यूटी 5 बजे इस के पे बाद। ज़्यादा क्रेडिट मैडम को ही जाता है, क्योंकि हम तो बच्चों को टाइम दे नहीं पाता है, मतलब टाइम भी कम रहता है, मतलब पढ़ाई के लिए। बाकी कभी कभी जो छुट्टी वुट्टी में सब टाइम देते हैं वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाने में इनका ही अहम रोल रहा है। वो बड़ा बेटा को हो, छोटा बेटा को हो,
वो लोगों को पीछे रहना, उनको स्कूल का सारा एक्टिविटी के इनका ही पूरा देन है। आने लेकिन कोई बोल रहा था कि घुमाने कहीं नहीं लेके जाते हैं बाहर वगैरह। नहीं नहीं, वो एकदम गलत है, घुमाने बहुत ले अच्छा, जाते लेके जाते हैं। ये हम लोग ट्राई भी करते हैं, क्योंकि अगर घर में बैठ गया तो उसको कोई फाइल आएगा या कुछ तो आएगा, तो हम ये ट्राई करते हैं अगर कुछ छुट्टी है तो हम बोलते हैं हम लोग थोड़ा बाहर निकलते हैं, अच्छा, तो थोड़ा फ्री रहेगा, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम मिलेगा, इसीलिए हम लोग थोड़ा बाहर निकलते हैं। अच्छा, इनमें अगर हम कहें कि इन्होंने तो कह दिया कि पूरा सब बढ़िया है, कूल है, कोई एकाक कमी अगर कुछ हो? ये तो कमी हमको मतलब कभी कभी लगता है ये जरूरत से ज्यादा कभी वर्कहोलिक हो जाता है। मतलब क्या हो जाते हैं? वर्कहोलिक। अच्छा, वर्क। वही है, मतलब कभी कभी हम लोग का फैमिली लाइफ से कभी कभी, हमेशा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाता है अपने काम वर्क में। में। हाँ तो ये काम के लिए जाने भी जाते हैं भाई, काम तो शांत स्वभाव और बेहतर रिजल्ट, इसके लिए अबू बकर सिद्दीकी साहब तो जाने उसी में कभी कभी हम थोड़ा कंप्लेन करते हैं, क्योंकि हम कभी कुछ प्लान करते हैं तो बोलते नहीं हम इस समय नहीं कर पाएंगे, कि हमको ये कर, उसी वही में थोड़ा है। फिर दूसरा है कि वे बहुत कम गुस्सा होता है, लेकिन कभी गुस्सा वो हो गया तो थोड़ा ज्यादा ही हो अच्छा, वो हाइपर हो जाते हैं क्या? मतलब rarely बहुत it happens. रेयरली, मतलब हमको Generally- लग रहा है 3-4 महीने में एक बार ऐसा कुछ ही वो गुस्सा होगा, लेकिन गुस्सा हो गया तो थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा। छोटा मोटा इश्यू में कभी कोई इश्यू नहीं है। चैनल के माध्यम से तैयारी करने वाले लोगों को क्या कहिएगा जो आईएएस का तैयारी कर? देखिए, तैयारी करने वाला को अपने ऊपर भरोसा रखना है। ये एकदम मानना है, ऐसा कोई नहीं है सिविल सर्विस कोई एलाइट ग्रुप के लिए बना कर रखा हो। जो भी बंदा थोड़ा सामान्य पढ़ाई करते हो, वो थोड़ा टाइम देते हो, उसके लिए कोई भी आदमी सिविल सर्विस पास कर सकता है। उसके लिए थोड़ा टाइम देकर सिस्टमेटिकली मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए ये माइंड से भ्रम हटाना है, ये सिविल सर्विस कोई एकदम इंग्लिश मीडियम या कुछ एलाइट लोगों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी साधारण से साधारण आदमी भी सिस्टमेटिकली स्टडी करके टाइम देकर स्टडी करे तो मिल सकता है। इसलिए आप अपना प्रयास जारी रखिए, मिल जाएगा। आप दोनों का इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद। ये थे अबू बकर सिद्दीकी साहब और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मैडम। दोनों की बातों को आपने सुना कि पूरी की पूरी अगर आप स्टोरी जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से परिश्रम करके एक व्यक्ति जो है कहाँ तक अपने मुकाम को हासिल कर सकता है। आने वाले दिनों में अगले किसी मेहमान के साथ हमारी आपसे दोबारा होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।